नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। कि उड़ान आईएएस एकेडमी ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए मुख्य परीक्षा 2018 में आए हुए प्रश्नों के एक विश्लेषण की श्रृंखला चलाई हुई है। उसी कड़ी में आज हम प्रश्न पत्र 7, जिसको हम सामान्य अध्ययन 5 के नाम से भी जानते हैं, उसके भाग 3 के ऊपर या उसमें आए हुए प्रश्नों की विश्लेषण करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी यूट्यूब चैनल को, उड़ान आईएएस एकेडमी ऐप को और फेसबुक और टेलीग्राम चैनल को आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। पहले दोस्तों बात करते हैं कि हमारे पास प्रश्न कितने नंबर के, कितने शब्द सीमा के आते हैं। खंड 1 में आपके 2 नंबर के प्रश्न होंगे, जिसमें आपको शब्द सीमा दी जाएगी 30 और जो प्रश्नों की जो संख्या होगी वो होगी कितनी, 8। तो ये कितने नंबर के हो जाएंगे, 16 नंबर के। आगे खंड 2 में हमारे जो प्रश्न होंगे वो 4 नंबर के होंगे और इसमें शब्द सीमा होगी आपकी कितनी, 60। और ये टोटल प्रश्न कितने होंगे, 5। तो कितने नंबर हो जाएंगे वो, 20 नंबर के। जब हम आगे बढ़ेंगे तो खंड नंबर 3 आएगा। खंड 3 में जो प्रश्न होगा वो होगा 8 नंबर का। 8 नंबर के कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। शब्द सीमा क्या रहेगी हमारी, 100। और ये कितने नंबर का हो जाएगा, 24 नंबर का। खंड 4, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मुख्य परीक्षा होता है उसमें जितने भी सामान्य अध्ययन के पेपर उसमें 3 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 3 से 75 अंक के प्रश्न आते हैं और जो पार्ट 2 है उससे 50 अंक का प्रश्न आता है। तो हम जो ये विश्लेषण कर रहे हैं, ये जो नंबरों का विभाजन हो रहा है, ये किसके लिए किया जा रहा है, पार्ट 3 के लिए और पार्ट 1 के लिए। आज के हम इस वीडियो में पार्ट 3 के बारे में बात कर रहे हैं। तो पार्ट 3 में भी यही क्या होगा, नंबरों का विभाजन होगा। और जो पार्ट 3 में है उसमें 10 नंबर के क्वेश्चन नहीं होते हैं। ये जो क्वेश्चन है खंड 4 है वो कहां पाया जाएगा, वो केवल पार्ट 2 में पाया जाएगा। तो इस खंड में केवल भाग 2 से प्रश्न दिए जाएंगे। खंड 5 आ जाएगा। अब आपका क्या आएगा, खंड 5। खंड 5 में आपका पास होगा केवल एक क्वेश्चन जो होगा 15 नंबर का और शब्द सीमा कितने ही होगी, 175। ये एक क्वेश्चन है और ये टोटल 15 नंबर। दोस्तों यहां ध्यान रखिएगा एक बात और, जो खंड 5 होता है उसमें 2 प्रश्न दिए जाएंगे आपको। इसमें कितने प्रश्न दिए जाएंगे, 2। आपको बनाना कितना है, केवल 1। मतलब यहाँ ऑप्शन होगा आपके पास। यहाँ एकमात्र क्वेश्चन है जहां पर आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। उसमें से आपको केवल एक प्रश्न सॉल्व करना होता है। तो टोटल कितने अंकों का हो गया, जोड़ लेते हैं, 16, 20, 36 और 24, 60 और 15, 75। तो ये जो कुल अंक हो गया वो कितने नंबर का हो गया, ये 75 अंक यहाँ पर कुल हो जाते हैं। चलते हैं दोस्तों सिलेबस की ओर। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय की शैक्षणिक संस्थाएं एवं मानव विकास में उनका योगदान। मतलब मेन क्या हमारे फोकस में, मानव का विकास करना, ठीक। और मानव के विकास में किन्होंने योगदान दिया है, जो शैक्षणिक संस्थाओं ने योगदान दिया है। तो हमारा जो सिलेबस है कुछ इस प्रकार से हमको ये सिलेबस दिखता है, जो कि बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत सारे कॉमा है, बहुत सारे यहाँ पर भाग है अलग अलग। इसको हम थोड़ा तोड़ देते हैं, ठीक, आपकी सुविधा के लिए, जो कि विश्लेषण हम कर ही रहे हैं, संक्षिप्त विश्लेषण है ये। तो हम इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ये कुछ इस प्रकार से, मानव संसाधन में कौशल, फिर नियोजिता, फिर उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। फिर हमने रोजगार वाले को जो सेकंड पार्ट तोड़ा था ये रहा। फिर है मानव संसाधन विकास में विभिन्न संस्थाएं, उसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, NCHER, NCERT, नीपा, फिर है UGC, फिर है ओपन यूनिवर्सिटी, मुक्त विश्वविद्यालय, फिर है AICTE। इसी प्रकार से टोटल कितने संस्थान हमारे पास, जो 14 संस्थान हमने डिटेल वहां पास किए थे। तो ये हमारा हो गया तीसरा पार्ट। और जो हमने चौथा पार्ट किया था कि मानव संसाधन विकास में शिक्षा, और उसमें हमने क्या था, एक साधन के तौर पर सार्वभौमिक और समान प्रारंभिक शिक्षा, फिर उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। फिर हमने जो अगला पार्ट देखा था इसमें क्या है, व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता, फिर है बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित मुद्दे, फिर है वंचित वर्ग निःशक्त जन से संबंधित मुद्दे। दोस्तों ये बहुत काम आने वाला है, ये वाला जो आपका स्लाइड है ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्यों, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा आपको कि किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे आगे आने की संभावनाएं बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मुख्य परीक्षा 2018 में आए हुए प्रश्नों को। अब आपको यहाँ पास पता है कि यहाँ पास खंड 1 चालू होगा, ये रहा खंड 1, और इसमें क्या है, 2 नंबर के प्रश्न चालू होंगे। और कुल कितने प्रश्न आएंगे,
8 प्रश्न आएंगे यहाँ पर 16 नंबर के। ठीक दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न, कौशल युक्त मानव संसाधन का अभिप्राय क्या है। यहाँ पर उसने मानव संसाधन की परिभाषा नहीं पूछी है, उसने यहाँ पर ना तो कौशल की परिभाषा पूछी, उसने एक साथ इसको जोड़ दिया क्वेश्चन को कि कौशल युक्त मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या हो, कौशल से युक्त हो, जो कि आपके उत्पादन में काम आ सकता है, आपके नियोजिता में काम आ सकता है और आपकी उत्पादकता को बढ़ा सकता है। ऐसे ही व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, कौशल युक्त मानव संसाधन कहेंगे। नॉर्मल सी परिभाषा है, पहले ही टॉपिक से इसको पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में बताइए। जो 14 हमने पार्ट में बांटा था, 14 पार्ट हमने जो देखा था, जो संस्थाएं थी उसमें से एक पूछ दिया उसने, क्या, मुक्त विश्वविद्यालय की अवधारणा को समझाइए। मतलब उसके क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसको केवल हम क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि किस अवधारणा के तहत उसको बनाया गया है। मतलब जो कुल 14 संस्थाएं हैं उसमें सभी की अवधारणाएं आपको जाननी होगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वो है पॉलिटेक्निक की अवधारणा को समझाइए। फिर से क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को समझाइए कि ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस है, कैसे इसको बनाया गया। फिर जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक, परीक्षा में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप इसके फुल फॉर्म के साथ इसके शॉर्ट फॉर्म को भी याद रखिए। जैसे इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है, NCERT, NCERT। अब इसने क्या पूछ दिया है यहाँ पर, उद्देश्य को बताइए और लक्ष्य को बताइए। इससे पहले के 2 क्वेश्चन में क्या पूछा, वो केवल अवधारणा समझाइए, किस कॉन्सेप्ट पर बेस, इसको किस कॉन्सेप्ट के तहत बनाया गया है, फिर इसको लाने के क्या उद्देश्य हैं, आखिर ये बनाया क्यों गया, फिर जब बना दिया गया तो इसने क्या लक्ष्य को निर्धारित किया। तो हमारे पास यहाँ पर 3 चीज आ गया, समझे, याद रखते जाइए, यहाँ पर 3 चीज आ चुके हैं। तो एनसीईआरटी के उद्देश्य आपको बताने होंगे और लक्ष्य बताने होंगे। तो ये कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। वर्ड कितने का है, 30 वर्ड का है, ठीक है। और इसमें आपको लाइन कितने दिए हुए हैं, 1, 2, 3 और 4। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कोई उद्देश्य बता देंगे और 2 कोई इसके क्या बताएंगे, आप लक्ष्य बताएंगे। तब आपको यहाँ पर पूरे कितने नंबर मिलने की संभावना होगी, 2 नंबर यहाँ पर आपको पूरा मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा होगा वो होगा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर उसने शॉर्ट फॉर्म भी दे दिया। अब यहाँ पर क्या दे दिया उसने, शॉर्ट फॉर्म देखिए, AICTE की स्थापना क्यों कर गई है, क्यों की गई, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा जितनी भी तकनीकी शिक्षा है उनको क्या करता है, गवर्न कौन करता है, उनको प्रशासित कौन कर रहा है, वो AICTE। और उसके पीछे बहुत सारे उसके उद्देश्य हैं, उसके लक्ष्य हैं, उसके ऑफिसेस हैं, ये सब आपको देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वें में आपको केवल यहाँ पर क्या बात किया गया कि उसकी स्थापना आखिर की क्यों गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 फिर से यहाँ पर से कि भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, IIM का उद्देश्य क्या है। यहां पर इसके केवल क्या बात की गई, उद्देश्य। तो फिर से अभी तक 3 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसका मतलब इसको क्या है, UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC के प्रमुख कार्य। अब यहाँ पास कॉन्सेप्ट नंबर 4 आ गया यहाँ पास, मतलब यहाँ पास हमारे पास 4 सेक्टर खुल चुके हैं। हमने पहले अवधारणा हमको देखनी है हर संस्थान की, फिर हमें हर संस्थान के उद्देश्य देखने हैं और उनके लक्ष्य को देखना है, और अब क्या देखना है, कार्य को भी देखना है। 4 आ चुके हैं, याद रखते जाइएगा 4। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन योजना का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो इसमें क्या है, केवल मध्याह्न भोजन के शिक्षा पर प्रभाव पूछा, प्रभाव क्या पड़ चुका है अभी तक, ठीक है। मतलब प्रभाव भाई पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अभी तक तो हमें इतना तो जरूर पता है कि मध्याह्न भोजन योजना आज तक चल रही है, मतलब कुछ ना कुछ इसका पॉजिटिव इंपैक्ट है तभी ये चल रही है। तो वो क्या पॉजिटिविटी है, तो उसको हमको क्या हासिल करना है, यहाँ पर 4 लाइन में उसको आपको प्रदर्शित करना है। तो आपको यहाँ पर अच्छे नंबर मिलने की संभावना है। तो याद रखिएगा आपको लिखना क्या है ना, आप ये जो सेक्शन होता है यहाँ पर जो लास्ट का वो पूछता है, उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि वो पूछना क्या चाहता है, ठीक है दोस्तों। तो हमने देखा कि 2 नंबर के कितने क्वेश्चन आ चुके, अब 8 क्वेश्चन आ चुके, मतलब अब 2 नंबर की प्रश्नों की संख्या खत्म हो चुकी, जो कि 8 प्रश्न था। अब आएगा क्या, खंड 2, ये आ गया खंड 2। ये देखिए खंड 2 आ चुका। अब ये कितने नंबर का था, 8 नंबर का। शब्द सीमा कितना रहेगा, 60, ठीक है। 8 क्वेश्चन आ चुके थे, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 चालू हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, कौशल विकास
और कार्य शक्ति की उत्पादकता। याद कीजिए पहला टॉपिक जो हमने तोड़ा था, मानव संसाधन विकास डैश करके कौशल, नियोजिता और उसकी उत्पादकता। तो इसने क्या किया, मर्ज कर दिया दो क्वेश्चन, क्योंकि कौशल विकास और कार्य शक्ति के बीच में आप क्या स्थापित कर दीजिए, संबंध स्थापित कर दीजिए। मतलब भाई कोई कौशल होगा मानव तभी तो वो क्या कर पाएगा, उत्पादन कर पाएगा, और उसकी कार्य शक्ति भी अच्छी होगी, तो उसमें आपको संबंध स्थापित करना है। तो आप इसको या तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं या ये जैसे पैराग्राफ में लिखा है उसमें भी आप इसको समझा सकते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि इन दोनों के मध्य में संबंध स्थापित करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि इसका परिभाषा बता दिया और इसका परिभाषा बता दिया, आप ऐसा काम नहीं करेंगे, इन दोनों में संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना क्यों की गई। वही चार कॉन्सेप्ट जो चल रहा था, चार क्षेत्र हमारे चल रहे थे, अवधारणा, उद्देश्य, लक्ष्य और क्यों किया गया। तो फिर से वही आ गया, क्यों किया गया। फिर इस परिषद में उप शाखाएं कितनी है, अब ये पांचवा चीज आ गया हमारे पास। कितना आ गया, पांचवा चीज आ गया है। पहले पूछा था वो कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट के बारे में कि अवधारणा बताइए, लिखते जाते हैं बस। देखिए पहले क्या बोला था वो, अवधारणा क्या है, फिर क्या पूछा वो, उसके उद्देश्य क्या है, फिर क्या बोला वो, उसके लक्ष्य क्या है, फिर क्या बोला वो, उसके कार्य क्या है। अब क्या भी पूछ रहा है उसमें, कार्य ऐड कर दे रहा है, उसकी शाखाएं, या तो शाखाएं भी होती है, मतलब हेड कार्यालय होता है और उसका उप कार्यालय भी होता है, तो शाखाएं भी आती हैं। तो पांच कॉन्सेप्ट हो चुका है यहाँ पास, पांच क्षेत्र हो चुके हैं जो हमको यहाँ पास ध्यान रखने हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, और ये पूछा गया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसके बारे में क्या जानते हैं, केवल प्रश्न पूछा क्या जानते हैं। एक काम करते हैं ना, हम पांचों चीज लिख देते हैं। ठीक, कब स्थापना की गई थी, ठीक है, पहला कौन सा था, अभी तक कितने बनाए गए हैं, किस क्षेत्र में काम कर रहा है, इसके अंदर जाने के लिए आपको कौन सा परीक्षा देना पड़ता है। या तो आप पॉइंट में लिखिए, पॉइंट में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर ऐसे नहीं भी लिख सकते हैं तो पूर्ण विराम करके आप इसको क्या कर सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर मान लेते हैं दोस्तों कि आपको अगर विशेष जानकारी देना तो आप उसे अंडरलाइन करना भी सीख सकते हैं। यहाँ पर आप अंडरलाइन करेंगे तो उसको क्या होगा, पढ़ने में आसानी होगा और वो नंबर आसानी से आपको दे सकता है। इसके बारे में तो बहुत सारी जानकारी है, आप यहाँ पास क्या है, जानकारी को उपलब्ध करा के आप लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया गया हमारे पास वो है विकलांगों के लिए। देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। विकलांगों के लिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC की जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होती है। अब यूजीसी क्या लेता है, यूजीसी क्या करता है, NET की परीक्षा लेता है, नेट की परीक्षा लेता है। उसके संबंध में कौन कौन सी सुविधाएं क्या की गई हैं, प्रदत्त की गई हैं। मतलब एक और क्षेत्र खुल गया। जैसे कैसा क्षेत्र खुल गया, जैसे एक होता है कि एक पेपर लेने वाली संस्थान होती है, ठीक है, जैसे आजकल बहुत बड़ी संस्थान है, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एक होती है जहां पर हमको एडमिशन मिल जाता है, जैसे अभी नीट का पेपर हुआ तो हमको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो जैसे मान लेते कि ये मेडिकल कॉलेज है, जैसे जो NIT हो गया वो मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन इसके लिए जो पेपर ले रहा होगा वो कौन होगा, JEE के थ्रू हो रहा है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। अब ये ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम को लेता है, NT लेता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेता है। तो उसी प्रकार से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिस प्रकार से पेपर लेता है वैसे UGC भी पेपर लेता है। UGC बहुत नेट का पेपर ले रहा है, ठीक है, नेट के साथ GRF का भी पेपर लेता है। तो नेट के पेपर में वो विकलांगों को क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अब विकलांग क्यों ऐसा पूछ दिया उसने स्पेशल, क्योंकि हमारा जो सिलेबस बटा हुआ था, याद कीजिए सबसे नीचे हमने लिखा था वंचित वर्गों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, याद है। तो उससे जोड़ के उसने क्या किया, UGC उनके लिए क्या कर रहा है, पेपर के संबंध में क्या सुविधाएं प्रदान कर रहा है, उसके बारे में हमको यहाँ पर देखना होगा। समझ में आया दोस्तों क्यों पूछा गया क्वेश्चन और कैसे जा सकता है वो। ठीक, लास्ट में बात करेंगे किस हद तक वो आंसर को पूछ सकता है, क्वेश्चन को पूछ सकता है और किस हद तक हमको पढ़ना है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, जो कि हमारा क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। जो 4 अंकों की जो प्रश्न है उसके लिए हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये। ठीक, पढ़े भारत बढ़े भारत से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये जो माध्यमिक शिक्षा होती है, उच्च शिक्षा होती है, उसके लिए एक योजना चलाई गई थी, उसके संबंध में आपको यहाँ जानकारी पूछी गई है। क्या लिख सकते हैं आप कि ये किस संबंध में योजना चालू की गई है, ठीक, किस क्षेत्र में ये काम करने वाला है और इसके क्या उद्देश्य है। बस आप ये 3 चीज लिख देंगे तो यहाँ पास आपका क्या होगा, नंबर मिल सकता है। आपको यहाँ पास 4 में से 3 और 4 नंबर पूरे प्राप्त हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि वो क्या पूछना चाहता है, वो क्या सीधा बोल रहा है, आप क्या समझते हैं।
हम जो समझते हैं हम लिख रहे हैं। क्या समझते हैं हम कि ये कब चालू किया गया था, ये किस क्षेत्र के लिए चालू किया गया था और इसके उद्देश्य क्या रहेंगे। जैसे ये गणित तथा भाषा के लिए चालू किया गया था, भाषा के कौशल के लिए चालू किया गया था। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे उत्तर लिखते समय आप अंडरलाइन भी कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आप अंडरलाइन यहाँ पर कर सकते हैं इसको कि गणित तथा भाषा के लिए ये यहाँ पर लागू किया गया था इसे। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, अब खंड 2 खत्म हो चुका। जो 4 नंबर के जो प्रश्न थे वो खंड 2 में थे। अब जो खंड 3 जो चालू होगा वो हमारा 8 नंबर का होगा और शब्द सीमा कितनी हो जाएगी यहाँ पास 100। कितने प्रश्न होंगे, 3 प्रश्न, मतलब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 14 पीछे ही चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI। जानते हैं ना हम ITI के बारे में, जहां ट्रेनिंग होता है। बिलासपुर में कौन ही पहला। फिर इसमें क्या है, कौशल विकास और उद्यमिता में नौ परीक्षण एंटरप्रेन्योरशिप की भूमिका समझाइए कि ये कैसे कौशल का विकास कर रहा है और उसमें कैसे वो क्या कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ावा दे रहा है, मतलब उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। पहले तो ये पूछ रहा है कि आप इससे क्या समझते हैं। ठीक है, या तो आप क्या करेंगे, साइड हेडिंग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डालेंगे। उसके बाद आप इसके बारे में क्या समझते हैं कि ये कब चालू किया गया था। अगर मान लेते हैं नहीं याद है कब चालू किया गया तो इसके उद्देश्य क्या थे, ठीक, किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, ठीक, और ये इसके तहत क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, और प्रभाव किसमें पड़ेगा, मानव संसाधन में क्या प्रभाव पड़ता है। अब जब मानव संसाधन में कुछ प्रभाव पड़ रहा है तो उनका कौशल का विकास हो रहा होगा और उद्यमिता भी बढ़ रही होगी, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो रहा होगा, वहां पास बढ़ रहा होगा, इनोवेशन हो रहा होगा, नवाचार हो रहा होगा। तो उससे रिलेट करेंगे। आप इसको 2 पैराग्राफ में आप तोड़ सकते हैं। इस आंसर को आप 2 पैराग्राफ में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, ये क्या पूछता है, छत्तीसगढ़ में सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति को क्या करना है, आपको बताना है कि वर्तमान में हमारे पास प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या अधोसंरचनात्मक है, मतलब क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है प्राथमिक शिक्षा हेतु। ठीक है, कितने बच्चे वहां आते हैं, ठीक, उनको और लाने के लिए क्या किया, कोई योजना है तो वो भी बता सकते हैं आप कि उनको लाने के लिए कोई योजना चलाई जा रही है। मतलब यहाँ पर बेसिकली आपको यहाँ डाटा रखना है कि प्राथमिक शिक्षा के संबंध में हमारी क्या स्थिति है अभी वर्तमान की छत्तीसगढ़ की। ये जो अंतिम हमारा टॉपिक था वहां पर पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है रूसा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। मतलब इसका क्या रोल रहा है, मतलब ये किस क्षेत्र में है। अब इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस क्षेत्र में है। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये किस क्षेत्र में है, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में है। अब ये क्या भूमिका अदा कर रहा है, मतलब ये क्या कार्य कर रहा है, ये कार्य कर रहा है तो किस लिए कर रहा है और किस हद तक हमें इसमें क्या होगी, हमको लाभ प्राप्ति होगी, इसके बारे में आपको यहाँ पर समझाना होगा। तो 3 क्षेत्र में इस क्वेश्चन को बांट के आप क्या कर सकते हैं, इसके उत्तर को दे सकते हैं। 8 नंबर के प्रश्नों की संख्या खत्म होती है। अब खंड 4 आएगा, तो याद रखिए खंड 4 तो होगा ही नहीं, यहाँ पर खंड 4 नहीं होगा, सीधा क्या चालू हो जाएगा, खंड 5 शुरू होगा। तो खंड 5, ये रहा खंड 5, और इसमें एक ही क्वेश्चन होगा, वो होगा कितने नंबर का, 15। लेकिन यहाँ पास मैंने बताया कि यहाँ पास ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पास आपके पास 2 प्रश्न आ गए, तो आपको बनाना कितना है, केवल एक बनाना है। ये देखो यहाँ पास क्या लिखा है, अथवा करके लिखा हुआ है, तो हम एक क्वेश्चन बनाएंगे। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे। नहीं, हम तो यहाँ डिस्कस दोनों करेंगे, लेकिन आप कौन सा बनाएंगे तो आप डिसाइड करेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य में बालिका शिक्षा से संबंधित मुद्दे को समझाइए। प्रश्न समझिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में, भारत की बात नहीं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा है वो, बालिका शिक्षा, किसकी शिक्षा की बात कर रहा है, बालिका। ठीक है, भेदभाव हो रहा है लड़कों लड़कियों के साथ, लड़कों की बात नहीं कर रहा है वो, किसकी बात कर रहा है, बालिका शिक्षा। दोस्तों इसलिए बात कर रहा है क्योंकि उनके साथ प्रॉब्लम है। अब उनसे क्या संबंधित मुद्दे हैं, ठीक है, उनको समझाना है आपको। तो बालिका से शिक्षा से संबंधित मुद्दे, भाई अच्छा रहता तो कोई मुद्दा ही नहीं खड़ा होता, कोई कुछ बुराई होगी, कुछ कमी होगी तभी तो मुद्दा खड़ा हो रहा है। मतलब वो स्कूल क्यों नहीं आ पा रही हैं, इसके बारे में आपको समझाना है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। या तो उनके क्षेत्र में स्कूल नहीं होगा, स्कूल होगा तो थोड़ा सा दूर में होगा, दूर होगा तो वहां पर जाने के लिए रोड नहीं होगा, बरसात में पता चला बाढ़ आ गया तो स्कूल बह गया, या तो रोड कनेक्टिविटी खत्म हो गई, ठीक है। तो और क्या हो सकता है, जागरूक नहीं होंगे, उनके माँ बाप जागरूक नहीं होंगे, वो समाज जागरूक नहीं होगा, उनके आसपास के लोग रहने वाले जागरूक नहीं होंगे, ये भी एक समस्या हो सकती है। उत्तर तथा दक्षिण क्षेत्र में नक्सलवाद की भी समस्या हो सकती है। और क्या समस्या हो सकती है कि उस क्षेत्र में जो स्कूल होगा वहां पर शिक्षकों से संबंधित समस्या हो सकती है। हो सकता है कि स्कूल में टॉयलेट ना हो, इस कारण से बालिका वहां पर शिक्षा ग्रहण करने नहीं जा रही है। हो सकता है कि वहां पर क्या हो कि कम उम्र में ही बालिकाओं की शादी कर दी जाती हो, इस कारण से वो नहीं जा पा रही है।
तो ये संबंधित मुद्दे हैं जिनको आपको क्या है समझाना है केवल, कि ये सभी बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि बेरोजगारी की दर से आप क्या समझते हैं। याद कीजिए दोस्तों, दूसरा जो टॉपिक था हमारा कि बेरोजगारी की दर से आप क्या समझते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 के बाद से, कब से, वर्ष 2014 के बाद से बेरोजगारी उन्मूलन के लिए अपनाई गई नीति की समीक्षा करना है। ध्यान रखिए, उसने जो क्या किया, पॉलिसीज एडॉप्ट की है। ठीक, पॉलिसी कैसे एडॉप्ट करते हैं, या तो कोई अधिनियम पारित कर दिया जाता है, या तो कोई योजना बनाया जाता है। योजना या तो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड होगा, या तो उनके कौशल विकास से संबंधित होगा, या तो उनके शिक्षा से संबंधित होगा। मतलब जीवन से पैदा होने के बाद से लेकर उनके जब नियोजितता तक, जब तक उनका क्या है कौशल विकसित नहीं हो जाता, तब तक क्या जो उनका पॉलिसी अपनाएंगे उसकी क्या करना है, हमको एनालिसिस करना है। मतलब हमको क्या करना है, समीक्षा करना है। ठीक, यहाँ पर क्रिटिकल एनालिसिस करना है हमको, एक्सप्लेन क्रिटिकली। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव भी यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, और लास्ट में आप इसको कंक्लूड भी कर सकते हैं, क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप हर समस्या का क्या देंगे, एक निदान या एक उपाय जरूर सुझाएंगे जिससे उस समस्या को खत्म की जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको कुल 17 प्रश्न तो समझ में आ गए होंगे कि वो पूछना क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। चलते हैं दोस्तों शुरुआत में, क्यों चलते हैं बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, हम आ चुके हैं फिर से उसी पेज में। देखते हैं कैसे आया था क्वेश्चन। इस साल के क्वेश्चन क्या थे, 2018 में कहाँ से क्वेश्चन है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन है। ठीक है, और आने वाले दिनों में क्या संभावना हो सकती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। विश्लेषण में हमको आपको भविष्य भी बताना पड़ सकता है कि कौन सा ज्यादा और इंपॉर्टेंस रखता है, या आप अपनी तैयारी को किस हद तक लेके जाएंगे। तो ये हमारे थे पेपर जो 2018 में आए थे। अभी वो बचा दिया है किसने, NCHER। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, NCHER का उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय आयोग, उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए, हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए नेशनल काउंसिल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी जो वर्तमान में नई शिक्षा नीति आई है उसके तहत इसका थोड़ा सा नाम चेंज किया गया है। एक्चुअली जो पुराना ड्राफ्ट था उसके तहत ये नाम दिया गया था, लेकिन अभी जो आया है उसके तहत इसका नाम हो गया है नेशनल हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान आयोग। ठीक है, जो हमारा एक वीडियो आया था उड़ान IAS एकेडमी का, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर था, उसमें इसके बारे में डिटेल चर्चा की गई कि इसके उद्देश्य क्या है लाने के, और उसमें कितने कितने अंग होंगे। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये संपूर्ण विश्लेषण रहा आपके लिए क्या 2018 मुख्य परीक्षा के लिए। तो आशा करता हूं दोस्तों हमारी संस्थान के द्वारा उपलब्ध कराया गया आपको यह वीडियो आगामी मुख्य परीक्षा हेतु अत्यंत उपयोगी साबित होगा। और जो अभी वर्तमान में जो मुख्य परीक्षा स्थगित हो चुकी है, जो कि अव्यवस्थित हो चुका है, ठीक, उसमें आपके पास जो कमियां हैं अभी जो बच गई थी, आप उसको पूरा कीजिए। आप हमारे इस जो विश्लेषण पाठ है, जो हमने जो मुख्य परीक्षा के जितने भी प्रश्न पत्रों का जितने भी हैं उनका उत्तर पुस्तिका के साथ हमने जो विश्लेषण किया है, आप उससे उसको सीखिए क्या कमी है आपके तैयारी में, और उससे आप क्या कीजिए, आप उसका फायदा उठाइए। और इसी आशा के साथ दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।